आज हमारी डेट है 29 अप्रैल 2026। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। बट कैपेसिटेंस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है कि हमें कंडक्टर के बिहेवियर को समझना है थोड़ा सा। कि अगर हमारा कंडक्टर है, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, वो कैसे बिहेव करेगा। काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी भी हैं, पर थोड़ा सा मतलब कैपेसिटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको पढ़ना है। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। इसका क्या मतलब है, पढ़ा भी है आप लोगों ने। इसका ये मतलब है कि मान लो आपके पास दो इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक कंडक्टर रख देता हूं इनसाइड। अब इस कंडक्टर, अच्छा, जो जो प्लेट्स होती हैं उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिया? इट इज, दो प्लेट्स के अंदर कितना होता है, इनफाइनाइट प्लेट्स के अंदर? याद है? नहीं याद? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है सिग्मा? ये सारे ना एक लिस्ट बना ले, सारे याद होने चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिंगल प्लेट के कारण होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट्स के कारण अंदर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस है, बाहर जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब होगा क्या, जैसे हमने कंडक्टर रख दिया बीच में, कंडक्टर रख दिया, तो कंडक्टर की जो पॉजिटिव साइड वाली इधर प्लेट है ये नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव साइड साइड वाली है इस तरफ की कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी पोलराइजेशन से। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर चल पड़ेगा, बन जाएगा इनसाइड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, देख रही है तू, ई नॉट कह रहे हैं। कंडक्टर में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है ना, उतना ही अंदर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अगर देख रहे हो आप, तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करके अंदर बनेगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? तो मैं ये बता रहा था कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने अंदर कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर के कारण अंदर पोलराइज हो गया कंडक्टर, जिधर नेगेटिव था पॉजिटिव आ गया, जिधर पॉजिटिव था नेगेटिव आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक अंदर जनरेट हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब कंडक्टर में क्या होता है, सिर्फ कंडक्टर की बात कर रहा हूं, कि ये जो इधर प्लेट्स अगर सेम एरिया लेती हैं, तो इस तरफ भी चार्ज डेंसिटी उतनी आती है जितनी बाहर है। द चार्ज डेंसिटी सेम आती है अंदर, चार्ज भी सेम आता है अंदर, ठीक है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही बनेगा, लेकिन बनेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा बनेगा। ठीक है ना? तो अगर अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमें, अंदर का इस तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट तरफ जा रहा है, बाहर का राइट तरफ जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो गया। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कहाँ कहाँ, सिर्फ जो ये वाला रीजन है ना, ये जो रीजन है ये वाला, ये इतना, ये वाला रीजन, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहा कहाँ, तो ये वाला रीजन है ना, जो ये वाला रीजन, ये वाला, यहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया, बाहर बाहर रहेगा, बस इतने से रीजन में रहा। अगर बिल्कुल ही कंडक्टर बाहर की तरफ टच कर रहा है तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतने से पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, बाकी नहीं रहेगा, ये दिमाग में रखना। आगे चलते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो हमेशा बेसिकली कंडक्टर के परपेंडिकुलरली निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा, याद रखनी है ये बात। ठीक है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर तेरा आर्बिट्रेरी सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट लेंगे, यहाँ एक इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमेशा। अगर ये यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, फिर उसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, अगर पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं हम यहाँ कंडक्टर के ऊपर, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकलेगा, कभी भी कंडक्टर के साथ किसी एंगल पे नहीं निकलेगा बाहर, ये भी बात याद रखना। जैसे यहाँ निकालना है तो यहाँ परपेंडिकुलर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। थर्ड आ गया हमारे पास कि मान लो आपके पास कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है, ठीक है, आर्बिट्रेरी सरफेस है कोई। आपको कोई कहे कि इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अगर हम इसको चार्ज कर देते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज कर देते हैं, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है हमारे पास, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर कोई कहे निकालने को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इस तरह से एक एक सरफेस ले लेंगे छोटा सा कंडक्टर के ऊपर। अब क्या करेंगे, कंडक्टर के ऊपर अब अंदर की तरफ तो है नहीं है चार्ज, हॉलो कंडक्टर है, तो यहाँ पे हम एक इस तरह से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस को ना गॉस ने नाम दिया था पिल बॉक्स, या वैसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, उसने लिखा था माई मदर्स पिल बॉक्स, इसको बनाया था जब। तो ये इस तरह से कंडक्टर बना लिया, मतलब गॉसियन सरफेस बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ रहेगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ऐसे, ई। और सरफेस का सरफेस एरिया भी डीएस बाहर को ही रहेगा। और अगर गॉस थ्योरम लगाएं, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ही सरफेस है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कह सकती है तो। अब जो ये इतना सरफेस है, ये वाला सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज हम क्यू मान रहे हैं, अगर उसको हम सरफेस से डिवाइड कर दें तो सिग्मा आ जाएगा हमारे पास। जो इतना सा सरफेस है, इसके अंदर हम चार्ज क्यू मान लेते हैं या डी क्यू चार्ज मान लेते हैं, तो ये चार्ज इनसाइड डी क्यू लिख देंगे यहाँ पे हम, डी क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब ई और डी एस के बीच में एंगल जीरो है, तो ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, तो ई डी एस ही हो जाएगा ना एक तरह से, कॉस जीरो इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस जीरो वन होता है, डी एस इधर चला जाएगा, डी क्यू ओवर डी एस इंटू एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू ओवर डी एस सिग्मा होता है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे सी काफी इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये तो पढ़ा ही हुआ है, कंडक्टर ले लेते हैं आर्बिट्रेरी में। आर्बिट्रेरी में तो कोई भी कंडक्टर आ सकता है ना। पेपर में क्वेश्चन ये आएगा आपको कि प्रूव दैट फॉर एनी आर्बिट्रेरी कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूव करो, ऐसे आएगा पेपर में कि किसी भी आर्बिट्रेरी कंडक्टर के ऊपर जो सरफेस है उस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब नॉर्मल अगर बच्चे फर्स्ट लुक में बच्चा क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि चलो यार मैंने स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा है, तो मैं ये स्फीयर ले लेता हूँ, हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर के ऊपर जो चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो हॉलो स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर सरफेस पे। और 1/4 पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा होती है, Q/4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वैसे भी बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो ये वाली डेरिवेशन कर जाते हैं बच्चे पेपर में ज्यादातर, ठीक है। आर्बिट्रेरी अगर तो आप कोई भी एनी कंडक्टर आ गया फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। अगर आर्बिट्रेरी कंडक्टर कभी आ जाए पेपर में, तो कोशिश कर ऊपर वाली डेरिवेशन जो है ना, ये वाली गॉस जो ये ग्रिफ्थ ने करी थी, ठीक है, ये गॉस ने करी थी, गॉस की ये डेरिवेशन आप ही करें। ये भी गॉस ने करी है वैसे, पर इसने पर्टिकुलर स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया ना, ये आर्बिट्रेरी कंडक्टर है कोई भी कंडक्टर। अब इसमें से एक और चक्कर भी है, देख, मान ले तेरे पास इस तरह का कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह का कंडक्टर है, मतलब एक तरफ से तिखा है और बाकी ऐसे है। तो ये जो बिल्कुल और चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब क्या होता है कि अगर अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है इस तरह का कंडक्टर, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो जहां पे बिल्कुल पॉइंट बना हुआ है, इसका हमें पता है, इसका जो सरफेस एरिया है इस पॉइंट का, वो बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के।
क्यू अपॉन ए है ना, क्यू अपॉन ए होता है। अब एरिया जितना कम होगा उतना सिग्मा ज्यादा होगा, जितना सिग्मा ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे ज्यादा होगा इस जगह पे। तो होता क्या है कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ये इस जगह पे, ये जो पॉइंट रखा हुआ है, कि यहाँ पे जो एयर है, एयर का मॉलिक्यूल है ना, एयर के मॉलि वैसे तो एयर का मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, मान ले तूने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये एयर के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। ये पॉजिटिव, इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि एयर का मॉलिक्यूल ही टूट जाता है। मॉलिक्यूल अगर टूट गया, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव बनेगा, मॉलिक्यूल में से नेगेटिव तो ये छीन लेता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेता है, और पॉजिटिव को रिपेल कर देता है। पर हमें ऐसे नहीं लगता, हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पे ना, ये अगर हम पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे तो यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव 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 स्प्रे हो गया, काफी पॉजिटिव स्प्रे, काफी एयर को, काफी एयर का नेगेटिव खींच लेता है ये, और सारा पॉजिटिव बाहर रह जाता है। तो पॉजिटिव कंडक्टर बाहर क्या स्प्रे कर रहा है, हम कहते हैं चार्ज स्प्रे कर रहा है। ये जो प्रोसेस मैंने तुझे बताया इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। पहले होता था, ये पढ़ते थे बच्चे, आजकल कोई नहीं पढ़ता इसको। समझ आ गई बात? कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है इसमें से बाहर। ओके, चलो आगे चलते हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं सिया हम, ठीक है। दूसरा, हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे रहता है चार्ज, चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तीसरा एक बात और समझ, देख हमने पोटेंशियल पढ़ा था ना, जब हमने पोटेंशियल पढ़ा था तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था तुझे कि अगर सरफेस पे पोटेंशियल है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, हॉलो, हॉलो कंडक्टर की बात करें, तो अंदर पोटेंशियल कितना होगा, याद है कुछ? सेम होगा, हाँ सेम होगा, ओके। तो बेसिकली अंदर कंडक्टर, अंदर पोटेंशियल सेम, मतलब सब जगह ही सेम हुआ ना, पोटेंशियल सब जगह वही हुआ जो सरफेस पे है। सेम का मतलब अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, मतलब इनसाइड द सरफेस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। मतलब अगर वो बनाए, हम वो बनाए, क्या कहते हैं, अपना ग्राफ बनाए, तो पहले ऐसे रहेगा सरफेस तक, फिर ये कम होना शुरू होगा, पहले कांस्टेंट रहता है फिर कम होना शुरू होता है। ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ अगर हम बनाए तो, अब जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल सेम रह रहा है, सरफेस पे मैक्सिमम जितना है वो रह रहा है, फिर कम होता जा रहा है पोटेंशियल। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, E = -dV/dr होता है, पता है तुझे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो होता है, तो dV/dr जीरो हो गया। अब किसी चीज का डेरिवेटिव अगर जीरो है तो वो जो फंक्शन है वो क्या होता है बेटा, वो फंक्शन कांस्टेंट होता है, तो V कांस्टेंट होता है यहाँ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज थी, ये मैंने तेको बताई, ये पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, बस इतनी कर लो बहुत है। आगे चलते हैं अब कहानी शुरू होने जा रही है कैपेसिटेंस की, कि कैपेसिटेंस क्या होती है। ठीक है, सी, अब 1 वोल्ट, 1 कूलम, 1 एम्पियर, ये वन वन वाली चीजें सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट, तो ये बुक में से अच्छे से याद कर लेना, ये काम आ जाती हैं। ठीक है, एक एक नंबर का कई बारी फाइनल में दिक्कत आती है, तब याद नहीं होती। वैसे ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, पर पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, अब बात करने जा रहे हैं हम कैपेसिटेंस की। अब अगर नाम नाम से ही तुझे पता लग रहा है कि कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है, कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी होल्ड बाय द कंडक्टर, किस कोई कंडक्टर कितना चार्ज अपने ऊपर होल्ड करेगा ना, उसको उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। किसी हद तक तो ये बात ठीक है, पर पूरी तरह ठीक नहीं है। अगर आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो आप कहेंगे इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितनी किसी कैपेसिटर की, किसी कंडक्टर की एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना, उतनी उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी।
मैं चार्ज क्यों नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बता, वेट कर, मैं बताऊंगा चार्ज मैं पर्टिकुलर क्यों नहीं बोल रहा हूँ। बात तो चार्ज पे ही अटकी हुई है सारी, चार्ज आ रहा है कंडक्टर पे। अभी भी हम बात करेंगे कंडक्टर की, तो बात वही बात ठीक है कंडक्टर के चार्ज की, लेकिन कहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो तुझे पता लगेगी थोड़ी देर में। ठीक है, देखो, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अब हम कैपेसिटेंस को समझते हैं। मान ले बेटा तेरे पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकली ले लेते हैं अभी। मैंने सिया इसको चार्ज दिया पॉजिटिव। तो अगर मैं पूछूं कितना काम किया मैंने, क्योंकि यहाँ पहले कोई चार्ज था नहीं, मैंने चार्ज इसको दिया, तो आई डोंट हैव टू डू एनी वर्क। अब अगर आई आई एम गिविंग मोर चार्ज टू दिस कंडक्टर, सपोज मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, so I have to work against the positive which is already occurring on the conductor. So, and if suppose more positive I am giving to the conductor, so this time I have to work against two positive charge. That means more and more charge I am giving to the conductor, the more and more work I have to do. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव 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 कर दिया सारा, मैं वर्क करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। या किसी चीज पे अगर हम वर्क करते जाएंगे तो हम बोलेंगे कि उस चीज का पोटेंशियल राइज कर रहा है। क्या राइज कर रहा है उसका? पोटेंशियल राइज कर रहा है। उसका एक और मतलब भी है कि पहले तो दो चार्ज थे, अगर मान लो यहाँ पे हम कोई चार्ज रख देते पॉजिटिव, तो वो दो चार्ज इन इसको रिपेल करते। और चार्ज दे दिया हमने, अब और रिपेल करेंगे, पॉजिटिव को कर रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पोटेंशियल, इस कंडक्टर का पोटेंशियल राइज करता जा रहा है, जितना ज्यादा हम इसको क्या देते जा रहे हैं, चार्ज देते जा रहे हैं। एक बच्चा और कहता है सर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कंडक्टर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर। तो अगर आप चार्ज को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, यहां से भी हम बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, यहां से भी आप बोल सकते हो। पर फिजिकली समझना भी थोड़ा जरूरी है। ठीक है, कि पोटेंशियल बढ़ने का क्या मतलब है यहाँ पे। तो यहां से डायरेक्ट एक बात पता लग गई कि जितना चार्ज बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल क्या करेगा, राइज करेगा। तो Q इज इक्वल टू सी वी, हमने ये फॉर्मूला बना लिया। C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कंडक्ट कैपेसिटेंस है ये। ओके, पता लग गया। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि ठीक है चलो, कैपेसिटेंस हो गई ये, तो हमने क्योंकि ये स्फीयर लिया है, कंसिडर स्फीयर किया है, तो अगर स्फीयर की ही कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने को आ जाए, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। अर्थ भी तो स्फीयर है। अर्थ तूने सुना होगा कि घर की अर्थिंग करनी है, वो तीन प्लग होते हैं, अर्थिंग अर्थिंग सुनी हुई है ना, अर्थिंग करते हैं, सारा चार्ज जो एक्सेस चार्ज होता है वो अर्थ को दे देते हैं। सारी दुनिया ही दे रही है अर्थ को चार्ज। अर्थ तो मना नहीं करती किसी को, ना भाई बस करो अब तुम चार्ज ही देते जा रहे हो, बड़े बड़े बिजलियां भी अर्थ पे गिर रही हैं। तो अर्थ की अगर मैं बात करूं, अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो तू कहेगी बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस है अर्थ की। ठीक है, ये दिमाग में रखना बात, अर्थ की कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है। ओके, इट कैन होल्ड, इट कैन स्टोर एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, काफी चार्ज ये अपने ऊपर ले सकती है। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर हम करने जा रहे हैं। अब हमने क्या पढ़ा, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। अब मान लो आपके पास इस तरह से एक स्फीयर है, आपने इसको चार्ज देना शुरू कर दिया स्फेरिकल कंडक्टर को, इसका रेडियस आर ले लेते हैं हम, कैपिटल आर। चार्ज हमने क्यू दे दिया, रेडियस इसका हम ले लेते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस है। अब हमें पता है कि पोटेंशियल कितना होता है इसके ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और ये सारे का सारा जो नीचे वाला फैक्टर है ये उस तरफ ले जा। Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी, बट Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो ये सारी चीज किसके इक्वल आ गई, C के इक्वल आ गई। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी लिखना बंद कर, इधर समझ पहले, लिखने से समझ नहीं आता फिर। तेरा ध्यान लिखने पे है, समझने, कॉन्सेप्ट पकड़। लिख तो तू बाद में भी लेगी बेटा, वीडियो देख के भी लिख लेगी, अभी पकड़ इस चीज को, ये पढ़ना जरूरी है। देख, ध्यान दे। अब यहाँ पे मैंने जो कैपेसिटेंस निकाल ली, वी वैल्यू लेके इधर ले गया इसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो कैपेसिटेंस आ गई मेरे पास। अब कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ रही है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट?
1/9 इंटू 10⁻⁹ क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती थी। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आ गई। अब मैं तेरे से कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान देना। मान ले तेरे पास ये अर्थ है, और अर्थ का रेडियस जो है वो हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर होता है, 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस। तो अगर मैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ निकाल लूं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यूज करूंगा। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 1/9 इंटू 10⁻⁹ और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो अगर तू इसको सॉल्व करेगी तो 711 माइक्रो निकलेगा। क्या निकलेगा पहले मैं बताता हूँ, ऊपर आ पहले डिस्कस करते हैं एक चीज और। आपने Q इज इक्वल टू सी वी पढ़ा, यहां से C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है सिया? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? सिया आवाज आ रही है? हाँ। तो अभी ये पढ़ रहे थे हम कह रहे थे कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालनी है। उसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ ले। Q इज इक्वल टू सी वी होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी हो गया। अब यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कैपेसिटेंस के यूनिट की। कैपेसिटेंस के यूनिट होते हैं फैरेड। ठीक है, अगर मैं कहूं 1 फैरेड क्या होगा, तो 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट होगा 1 फैरेड। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ और डिफाइन 1 फैरेड आ जाए अगर पेपर में, तो आप कहोगे द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ ऑन गिविंग इट 1 कूलम चार्ज द पोटेंशियल राइजेस टू 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज दें तो उसका जो पोटेंशियल है वो कितना राइज कर जाए, 1 वोल्ट राइज कर जाए, तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरेड होगी। ठीक है, समझ आ गई बात? अब अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब यहां पे जो अर्थ की कैपेसिटेंस निकल रही है सिया, वो 711 माइक्रोफैरेड निकल रही है। ठीक है, माइक्रोफैरेड निकल रही है अर्थ की कैपेसिटेंस। तो क्या पता लगा हमें फिर यहां से? ये तो बहुत कम है। अगर मैं तुझे ये कहूं कि तेरे अम, पास 4.5, सॉरी 0.45 लाख करोड़ रुपए हैं, 0.45 लाख करोड़ रुपए हैं, तो उसको अगर देखने जाएं तो वो बहुत होंगे। हम्म, तो इसका मतलब 0.45 के पीछे वाला जो यूनिट है वो बहुत बड़ा होगा। अब अर्थ की कैपेसिटी हमने देखी अच्छा। बहुत ज्यादा लार्ज है, पर उसकी जो उसके जो यूनिट निकल रहे हैं कैपेसिटेंस के, वो क्या निकल रहे हैं, माइक्रो फैरेड निकल रहे हैं। दैट मीन्स फैरेड इज अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट। तो उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फैरेड इज अ लार्ज यूनिट। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि फैरेड जो है, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटेंस, इतनी कैपेसिटेंस है अर्थ की, और निकल वो माइक्रो फैरेड्स में रही है, तो यहां से प्रूव हो गया कि फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है। आगे चलते हैं। अब कुछ चीजें तुझे कैपेसिटर की पता लग गई, है ना? अब एक क्वेश्चन है, वो करते हैं पहले। क्वेश्चन देख क्या है। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, यही करेंगे आज, बहुत लेट हो गए, सोना है अब। ठीक है, मेरी तो सुबह क्लास भी है 6 बजे। हाँ,
चलो शुरू करते हैं। तो है क्या ये, देख अगर ध्यान दे तो इस पे तो ये है कि 27 स्पेरिकल ड्रॉप्स of radius 3 mm and carrying charge 10 raised to power minus 12 coulomb of charge are combined to form a single drop। मतलब छोटी ड्रॉप्स हैं, उनको जोड़ के एक सिंगल ड्रॉप बना दी। कहता है कैपेसिटेंस पता करो, पोटेंशियल पता करो बिगर पे, बड़ी ड्रॉप पे। तो सी यहाँ तो 27 आ गई ना बेटा। मान लो चेंज हो जाए वैल्यूज तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लो बाद में वैल्यूज पुट कर लेंगे, जनरलाइज कर देते हैं चीज को। मान लो हमारे पास एन ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और सबका रेडियस आर है, सब पे चार्ज क्यू है, ये मान लेते हैं। अब क्या किया हमने, हमने इनको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके हमने एक बिगर ड्रॉप बना दी। अब बिगर ड्रॉप पे चार्ज क्यू होगा, बिगर ड्रॉप का रेडियस आर होगा, ये तो दिख ही रहा है। तो रिलेशन क्या होगा, चार्ज में ये वाले चार्ज और बड़े चार्ज में क्या रिलेशन होगा। अब चार्ज एडिटिव होता है, आपने सुना होगा चार्ज ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब जो बड़ी पे चार्ज है वो एन टाइम्स छोटी, एक एक ड्रॉप का जो चार्ज होगा उनको कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बनी है, तो सारा चार्ज ऐड कर दिया। ठीक है। अब ये बता, तू खुद बता कि ये जो सारी ड्रॉप्स हैं और बड़ी ड्रॉप है, इनमें और क्या सेम है। वॉल्यूम। शाबाश, इनका वॉल्यूम सेम है। तो वॉल्यूम क्या हो गया, एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया सारी छोटों का, सारी छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम। और ये बड़ी ड्रॉप्स का वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई कैपिटल। अब यहाँ 4/3 कट गए। एन रेस टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि, मतलब क्यूब रूट ले लिया मैंने दोनों तरफ, है ना। यहाँ आर क्यूब है, आर क्यूब का क्यूब रूट लेंगे आर आ जाएगा, यहाँ स्मॉल आर है उसका भी आर आ जाएगा। क्यूब रूट लेते हैं तो 1/3 होती है पावर, एन की पावर 1/3 होगी। चार्ज भी तूने निकाल लिया और तूने रेडियस भी बेटा निकाल लिया। अब बात आती है पोटेंशियल पे। अब पोटेंशियल ऑन स्मॉलर स्फीयर अगर देखें तो वो क्या होगा, के क्यू ओवर स्मॉल आर। और पोटेंशियल ऑन बिगर स्फीयर देखें वो क्या होगा, के क्यू ओवर कैपिटल आर। तो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वी बिग इज इक्वल टू के एन इंटू क्यू ओवर, रेडियस की वैल्यू पुट कर दो एन रेस टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। अगले पेज पे ही कर लेते हैं, क्यों पेज खराब हो गया। ओहो, क्या जरूरत थी। ये लो, लो जी। तो हम क्या कर रहे हैं सिया, मैं इसको अगले पेज पे ही ले जाता हूँ। हम्म, ये वी बिग आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा अगर देखें, ध्यान दें, के इंटू एन इंटू क्यू ओवर एन रेस टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर बन गया। अब सिया यहाँ एन की पावर 1 है, यहाँ एन की पावर 1/3 है, ऊपर जाएगी पावर तो एन की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 2/3, 1 - 1/3। एन 1 - 1/3, एन की पावर कितनी हो गई, 2/3। तो बाकी के क्यू अपॉन आर साथ में आ गया। तो आपने प्रूव कर दिया वी बिग इज इक्वल टू एन रेस टू पावर 2/3 इंटू वी स्मॉल। अब तेरे को कुछ भी पूछ ले कोई, अच्छा कैपेसिटेंस भी निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। और कैपेसिटेंस ऑफ बिगर स्फीयर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। अब कैपेसिटेंस बिग की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन रेस टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर स्फीयर विल बी, क्योंकि एन रेस टू पावर 1/3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर विल बी एन रेस टू पावर 1/3 इंटू कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। ये भी निकल गया। तो यहाँ पे हमने सारा बड़ा छोटा सब बराबर कर दिए, इसमें जो भी था बड़े की छोटे की वैल्यू। अब तेरे पास N27 है, ठीक है। अब देख इसमें क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, पहले तो पोटेंशियल निकाल ले छोटे पे। छोटे पे बड़े आराम से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखो के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹।
और कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, चार्ज कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻12। रेडियस इन्होंने 3 mm दिया है। 3 mm को अगर कन्वर्ट करोगे, देख 100 से 10 से डिवाइड करेगी तो सेंटीमीटर, 100 से और डिवाइड करेगी तो मीटर, तो 10⁻⁻3 मीटर हो गया। तो 3 × 10⁻³ बन गया मीटर में। तो ये कट के हमारे पास यहाँ 3 आ गया। और 9 और 12 हो गया। तो ओवरऑल आंसर हमारा 3 वोल्ट ही आ गया इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर चार्ज पूछा हो तो निकाल सकते थे, रेडियस पूछा हो वो भी निकाल सकते हैं, पर पूछा ही नहीं उन्होंने। उन्होंने पूछा है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल निकालो, बड़े पे कहा है। अब छोटे पे निकाल लिया तो बड़े पे भी निकाल लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे n⁻²/3 है, इसका मतलब n का पहले क्यूब रूट लेना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर स्मॉल स्फीयर से मल्टीप्लाई करना है पोटेंशियल से। अब n की वैल्यू 27 है ना, 27 का क्यूब रूट होगा 3, 3 का स्क्वायर करेगी 9 × 3, तो 80 ना 27 वोल्ट हमारे पास, नौतिया स्थाई हो गया। 27 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज आ गई बड़े की, है ना, आसान हो गया ना काम। बस ये वैल्यूज ही निकालनी है। अब कैपेसिटेंस निकालनी है, छोटे की कैपेसिटेंस निकालनी है। 9 × 10⁻⁹ 1/9 × 10⁻⁹ आएगा ना, इसकी वैल्यू कितना आएगा, 4 पाई की 1/9 × 10⁻⁹ और रेडियस कितना दिया हुआ हमें, 3 × 10⁻⁻3। तो यहाँ पे कट के हमारे पास 3 आ गया। 1/3 × 10⁻⁻, ये 9 ऊपर जाएगा, 9 10 11 12, -12 बन गया इसकी कैपेसिटेंस। तो 0.3 पिको फैरेड भी बोल सकते हो। और यहाँ n⁻⁻⁻⁻³ दिया हुआ है। n है 27, 27 का अगर क्यूब रूट लोगे तो 3 आएगा, इसकी वैल्यू 3 आएगी। और स्मॉल स्फीयर पे हमने कैपेसिटेंस ऑन स्मॉलर स्फीयर ये निकाली हुई है, 1/3 × 10⁻⁻12, ये कट के हमारे पास 10⁻⁻12 को 1 पिको फैरेड बोल सकते हैं। समझ आ गया सी है सारा। इसको अच्छे से कर लेना बेटा। ठीक है, ओके बाय, गॉड ब्लेस यू।